नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एथिक्स में आधारभूत मूल्य। लोक सेवा में जो आधारभूत मूल्य हैं उनकी आवश्यकता क्यों है, आधारभूत मूल्य क्या हैं और कौन कौन से तथ्य इसमें शामिल हैं। तो आधारभूत मूल्य वे मूल्य जो लोक सेवाओं के लक्ष्य, उद्देश्य एवं आदर्शों को पूर्ण करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। लोक सेवा में आधारभूत मूल्य, कितने मूल्य शामिल हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला ईमानदारी। ईमानदारी से तात्पर्य यह है कि अपना जो कार्य है उसके प्रति समर्पित रहना। जैसे अगर हम लें कि एक लोक सेवक है, लोक सेवक में दो गुणों का होना आवश्यक है। एक तो अभिक्षमता, दूसरा आधारभूत मूल्य। लेकिन वो लोक सेवक तब होता है जब उसमें जो आधारभूत मूल्य हैं वो तो उपस्थित हैं। मतलब वो जो उस कार्य के लिए जो चीज़ें आवश्यक चाहिए, जैसे ईमानदारी, जो है सत्यनिष्ठा, ये सब चीज़ें तो हैं उसमें। लेकिन जो अभिक्षमता नहीं, तब वो मात्र लोक सेवक होता है। तो ईमानदारी में मतलब ये है कि कार्य के प्रति समर्पण तो है, लेकिन कार्य को करने की जो क्षमता है वो किस में आती है? सत्यनिष्ठा में। तो हम अगला देखेंगे सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा में दोनों चीज़ शामिल हो जाती हैं कि कार्य को करने की क्षमता भी है, प्लस उसके लिए जो आवश्यक नैतिक मूल्य हैं वो भी समाहित है, उसमें ईमानदारी भी है। एंड इसके साथ में निष्पक्षता, ये सब चीज़ें जो आधारभूत मूल्य हैं वो भी शामिल। निष्पक्षता का तात्पर्य क्या है? निष्पक्षता का तात्पर्य है कि वस्तुनिष्ठ होकर किसी भी पक्ष में जो है, किसी का पक्ष ना लेके एकदम जो एक तरीके से कहेंगे मिडिल पाथ अपनाना, ठीक है, एकदम नॉर्मल सिचुएशन अपनाना, वो निष्पक्षता है। किसी के साथ में भेदभाव ना करके एक स्पष्ट निर्णय लेना, वो निष्पक्षता है। राजनीतिक तटस्थता मतलब राजनीतिक जुड़ाव ना रखना, राजनीति से मुक्त होकर अपने कार्यों को करना। समानुभूति और सहानुभूति में अंतर होता है। समानुभूति होता है, ये सहानुभूति क्या है? किसी के जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो अपन कहते हैं कि ये अरे ये गलत हो गया, ठीक है, ये उसके साथ गलत हो गया। किसी के यहाँ कोई दुर्घटना घट गई तो अपन कहते हैं उसमें दुख व्यक्त करना, लेकिन उसकी कोई हेल्प नहीं करते अपन। लेकिन समानुभूति में क्या होता है? समानुभूति में ये होता है कि उस व्यक्ति जो वो यथास्थिति को महसूस कर रहा है उसको महसूस करना और उसकी मदद के लिए प्रेरित होना, ठीक है, ये समानुभूति। तुरंत उसके लिए मदद के लिए जुट जाना। उस जो दुख का अनुभव वो कर रहा है, जिस सुख का वो अनुभव कर रहा है, जिन विचारों का अनुभव वो कर रहा है उसको महसूस करना, वो समानुभूति है। सहिष्णुता से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? कि अपने से विपरीत जो विचार हैं उनको भी सामान्य भाव से सुन लेना, उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करना। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, विभिन्न संप्रदाय हैं, विभिन्न धर्म हैं, तो इनमें क्या है, विपरीत विचार हैं, ठीक है। तो इसके बावजूद भी हमारे यहाँ क्या सामंजस्य बना रहे, जो सामाजिक सद्भाव है वो बना रहा है। इसलिए सहिष्णुता आवश्यक हो जाती है। जैसे हम धार्मिक सहिष्णुता की बात करते तो अपने से विपरीत जो धर्म है, यानी जो दूसरा धर्म है, उसकी भी बातों को, जो भले ही आपके धर्म के अनुसार नहीं हो, उनको भी सहजतापूर्वक स्वीकार लेना, उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करना, वो है क्या? सहिष्णुता। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य वैसे ये होता है कि जो राज्य है, ठीक है, वो किसी को भी प्राश्रय ना दे। जो सक्षम है वो सरवाइव करे, जो नहीं है वो भले ही ख़त्म हो जाए, लेकिन राज्य उसको उठाने का कार्य नहीं करेगा। इसलिए हमने किसको अपनाया? पंथ निरपेक्षता को अपनाया। पंथ निरपेक्ष में क्या होता है? यदि कोई धर्म डूब रहा है, कोई मतलब एक्सटिंक्ट हो रहा है, ख़त्म होने की कगार पर है, तो हम उसको उठाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पारसी या कोई जनजाति जो संस्कृति है उसको भी हम उठाने का प्रयास करते हैं। समय समय पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके उद्धार के लिए कोई ना कोई कार्य करती है। फिर हम वस्तुनिष्ठता की बात करना, तो यथास्थिति, वहाँ पर क्या स्थिति घटित हुई है, क्या सिचुएशन है, उसके अनुसार निर्णय, उसके अनुसार समीक्षा, ये सब करना, ये वस्तुनिष्ठता है। या अपने दृष्टिकोण को किसी भी, जो चाहे आप धार्मिक हो या राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, उन्हें सबसे मुक्त रखना और स्वतंत्र रूप से चिंतन करना, यही क्या है? वस्तुनिष्ठता है। वंचित वर्गों के प्रति करुणा, चूँकि हमने
किससे, पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ बढ़ गए हैं, जहाँ हमने जो वंचित वर्ग हैं, जो असहाय वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसको उत्थान का हमने जो है कार्यभार संभाला है। उसका उत्थान कब कर सकेंगे, क्योंकि नीति निर्माण तो राजनेताओं ने कर दिया, जो हमारी विधायिका है उसने कर दिया, लेकिन क्रियान्वयन का दायित्व जो है लोक सेवक को सौंपा गया है। यदि लोक सेवक के मन में वंचित जो वर्ग है उसके प्रति करुणा का भाव नहीं होगा, यदि वो उनके प्रति अपने कर्तव्य को सेवा भाव से नहीं करेगा, तब क्या होगा, उनका कल्याण सुनिश्चित नहीं होगा। अगर कल्याण सुनिश्चित करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि जो लोक सेवक है उसमें क्या हो, करुणा का भाव हो, उसमें संवेदना हो वर्ग, जो वंचित वर्ग है, जो महिला वर्ग है या जो शोषित वर्ग है उसके प्रति। फिर अगला, संविधान के आदर्शों में आस्था। हमने संविधान के आदर्शों में जो हर चीज़ स्थापित की है, जो वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो, चाहे बंधुता हो, इन सब को अगर सुनिश्चित करना है तो ये कैसे संभव है, जब हम संविधान के आदर्शों के प्रति जो लोक सेवक हैं उनमें आस्था रख सकेंगे वो लोक सेवक, तभी हम इन मूल्यों को प्राप्त कर पाएंगे। लोक सेवक का निर्धारण, लोक सेवक का निर्धारण कैसे होता है। सफल लोक सेवक कब कहलाता है, जब उसमें अभिक्षमता और आधारभूत मूल्य दोनों ही उपस्थित हैं। अभिक्षमता मतलब यह है कि जो कार्य है, जो विशेष कार्य उसको सौंपा गया, जो उसका दायित्व है, उसको करने में वो सक्षम है। आधारभूत मूल्य वो कि कार्य करने के साथ में वो नैतिक मूल्यों को भी समाहित किया हुआ है, वो समाज के, वो राष्ट्र के हितों को भी वहाँ पर संरक्षित करने और जो स्थितियाँ हैं उनके अनुसार निर्णय लेने में सक्षम है, तो वो सफल लोक सेवक क्या होगा कि अभिक्षमता और आधारभूत मूल्य नहीं। मतलब ये है, अभिक्षमता तो है, मतलब कार्य का दायित्व तो वो संभाल सकता है, लेकिन जो समाज के मूल्य हैं, जो राष्ट्र के लिए जो आवश्यक मूल्य हैं, कहीं ना कहीं वो मूल्य उसमें अनुपस्थित हैं। उसमें मतलब आधारभूत मूल्य नहीं है, तो भ्रष्टाचार की जो स्थिति है वो बन सकती है। जो हमने कार्यों का क्रियान्वयन किया है वो सही से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अभिक्षमता, मतलब कार्य जो सौंपा गया वो तो कर सकता है, वो विपरीत परिस्थितियाँ जब आती हैं तो उसमें निर्णय वो सही से नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आधारभूत मूल्य नहीं है, मतलब उसमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ये सब चीज़ें अगर अनुपस्थित हैं तो वो कार्य करने का दायित्व तो है, ऐसे में क्या करेगा वो, जो उसके पास में शक्तियाँ संग्रहित हो जाती हैं, जो उसको विशेष परिस्थितियों में जो आवश्यक शक्तियाँ मिल जाती हैं उनका दुरुपयोग कर सकता है। तो वो लोक सेवक तो होगा, लेकिन सफल लोक सेवक नहीं होगा। फिर असफल लोक सेवक की अगर बात करें तो असफल लोक सेवक कब होगा कि अभिक्षमता भी नहीं है और आधारभूत भी नहीं, मूल्य भी नहीं है। मतलब जो कार्य दिया गया, उसको दायित्व दिया गया, उसके अनुसार उसमें कैपेसिटी नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है, तो उसका वो क्रियान्वयन भी नहीं कर पाया। प्लस उसमें आधारभूत मूल्य नहीं है, मतलब वो नैतिक पक्ष तो आप उसका सोच ही नहीं सकते हो कि वो नैतिक अनुसार जो है वंचित वर्गों की, जिनके लिए हमने योजनाएं बनाई, उनको वो लाभ पहुँचा पाएगा या वो वस्तुनिष्ठ आधार पर निर्णय ले सकेगा। नेक्स्ट, प्रशासनिक नैतिकता। अब प्रशासनिक नैतिकता क्या होती, मतलब प्रशासन में जो नैतिकता है उसको यहाँ पर डिफाइन करना अपन को। वे मानदंड जो यह बताते हैं कि नैतिकता की दृष्टि से प्रशासन में कौन सा कार्य किया जाना उचित है और कौन सा अनुचित है। उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार कैसा है, अगर हम न्यूनतम प्रशासनिक नैतिकता के अनुसार देखें तो ये अनुचित कार्य है। वहीं ईमानदारी कैसा है, एक उचित कार्य है, किसके, प्रशासनिक नैतिकता के अनुसार। लोक प्रशासन में नैतिकता, लोक प्रशासन में जो नैतिकता है वो उसकी स्थिति अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। नैतिकता की इस स्थिति का आकलन कैसे करेंगे, तो इसका अनुमान हम नैतिक मूल्यों की, जो प्रशासन में नैतिक मूल्य हैं उनकी तीव्रता और उनके पालन के आग्रह से कर सकते हैं। प्रशासन में नैतिकता की स्थिति अनेक कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, विधिक कारक, न्यायिक कारक, ऐतिहासिक कारक। हम इन कारकों को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, ऐतिहासिक कारक। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्यकालीन शासन जो था वो भी नैतिकता के संकट से जूझ रहा था। जैसे भ्रष्टाचार की जो स्थिति थी उसका वर्णन जो है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी हैं उनके भ्रष्टाचार का पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ठीक उस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है जैसे एक जो मछली है वो जल में उपस्थित होती है और वो कब जल ग्रहण करती है इसका मालूम नहीं चलता। उसी प्रकार से जो अधिकारी हैं वो प्रशासन में होती है, कब भ्रष्टाचार कर लेते हैं ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। फिर हम सल्तनत काल की बात करते हैं, जहाँ फिरोजशाह तुगलक ने अपने एक सिपाही को धन इसलिए उधार दिया ताकि वह उस धन को देकर अपने वेतन को उन अधिकारियों से प्राप्त कर सके। मुगल साम्राज्य में हम बात करें तो नजराना और बख्शिश जैसे सामाजिक रूप से स्वीकार थे।
कॉर्नवालिस द्वारा भारतीय प्रशासकों को बेईमान और चरित्रहीन कहा गया। वहीं ब्रिटिश संसद द्वारा भी जो अंग्रेजी अफसर हैं उनकी आलोचना की गई है। परिणाम क्या हुआ इनका, ये सब जो भ्रष्टाचार की जो स्थिति बनी या जो बैड प्रैक्टिसेस जो अधिकारी हैं या जो प्रशासक उनके द्वारा अपनाई गई, उनका परिणाम ये हुआ कि भ्रष्टाचार, रिश्वत, उपहार एक सामाजिक नैतिकता बन गए। जैसे आज भारतीय समाज में भी ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार क्या है, एक सामाजिक पक्ष बन गया, क्योंकि निचले से स्तर से लेकर उच्च स्तर तक क्या है, आज भ्रष्टाचार की स्थिति है, उपहार या रिश्वत के रूप में कहीं ना कहीं विद्यमान है। अभिजात प्रशासनिक वर्ग का उदय, जो लोक कल्याणी राज्य की स्थापना में बाधक बन गए। एक अभिजात प्रशासनिक वर्ग का उदय हो गया, मतलब ये जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ठीक है, ये जो प्रशासनिक वर्ग है ये इतना ज़्यादा सक्षम हो गया कि ये अपने तरीके से जो है नीतियों को मैनिपुलेट करने लगा। ठीक है, ये जो है लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो सुनिश्चित किए गए कार्य थे उनको ना करके यदि इनके ऊपर कोई कार्रवाई की भी जाती तो ये उसके अगेंस्ट, कार्रवाई के अगेंस्ट खड़े हो जाते कि हम पे कार्रवाई नहीं की जा सकती, हम सक्षम रूप से कार्य कर रहे हैं। और ये वर्तमान में भी देखने को मिलता है कि जो पहले से चले आ रहा जो एक वर्ग है, ठीक है, वो क्या करता है, वहाँ पर अपनी एक लॉबी बना लेता है और उसके अनुसार जो दूसरे आने वाले नया अगर कोई कार्य करना भी चाह रहा है तो उसको कार्य नहीं करने देता, उसको भी भ्रष्ट होने पर मजबूर कर देता है। फिर सामाजिक कारक, सामाजिक कारक उन्होंने किस प्रकार से प्रभावित किया नैतिक मूल्यों को प्रशासन में। जैसे धन है, धन का मूल्य अन्य मूल्यों की तुलना में अधिक बढ़ गया। भारतीय समाज भी इससे छूता नहीं रहा, उसने क्या किया, अनजाने में ही धन के संबंध में परिणाम सापेक्षवाद को अपना लिया। अब परिणाम सापेक्षवाद क्या होता है, परिणाम सापेक्षवाद का मतलब ये है कि एक धन मूल्य है और दूसरे अन्य मूल्य ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, संवेदनशीलता, इनकी जगह इनके परिणाम में उसने जब धन को तोला, उसने धन को अधिक पाया तो उसने धन के मूल्य को ही जो है सर्वोपरि मान लिया। धन कमाओ भले ही वो कैसे भी जो है साधन से प्राप्त किया गया हो, ठीक है। तो ये जो है धन के मूल्य को भारतीय समाज ने भी सापेक्ष रूप से स्वीकार कर लिया। मैकियावेली की तरह साध्य से ही पवित्रता निर्धारित होने लगी। अब यहाँ से तात्पर्य क्या है कि गांधी ने क्या कहा था कि साध्य के लिए साधन का भी पवित्र होना आवश्यक है। लेकिन वर्तमान भारतीय समाज में या फिर संपूर्ण विश्व में भी देखें तो जो साध्य है उसको ही सर्वोपरि मान लिया गया, साधन की पवित्र होना जरूरी नहीं है। मैकियावेली ने क्या कहा था कि राजा जो भी कहे वो उचित है। क्यों? क्योंकि वो अगर वो कार्य जो कर रहा है उस कार्य का जो परिणाम है वो साध्य, मतलब जो लक्ष्य जो प्राप्त कर रहा है वो अगर पवित्र है तो अगर उसके लिए अनुचित साधनों का भी प्रयोग किया गया हो तो वो भी सही है। परिणाम क्या हुआ, इससे धन का केंद्रीकरण केंद्रीकरण किया गया। जैसे मैंने बताया था ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बताया गया कि जो 60 से 70% जो हमारी आय है वो 1% जो हमारे अमीर वर्ग हैं उनके पास में संचित हो गया है। फिर भ्रष्टाचार जो हम देखते हैं, चाहे वो 2G घोटाला हो, कोल घोटाला हो, या जो आप निचले स्तर भी प्रशासनिक वर्ग पर भी देखेंगे तो ये सब जो भ्रष्टाचार है वो आज कहीं ना कहीं इसमें एक सामाजिक कारक भी उसके लिए जिम्मेदार है। आय असमानता आज हम देखते हैं ग्रामीण शहरी आय असमानता बढ़ी है, अमीर गरीब असमानता बढ़ती ही जा रही है। हमारा जो 23% जो वर्ग है सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोविड से पहले वो गरीबी में जी रहा है, ठीक है। एंड बेरोजगारी जो आज 23 साल के चरम स्तर पर है। कुपोषण की समस्या है, जो हमारा मध्य प्रदेश है ये भी कुपोषण से ग्रसित है। जो हमारा श्योपुर जिला है वो कुपोषण के लिए विख्यात है। लैंगिक असमानता भी जो है भारत में विद्यमान है। आज भी हम देखते हैं कि जो वुमेन्स पार्टिसिपेशन है वो जो हमारी कार्य शक्ति है उसमें कहीं ना कहीं बहुत कम है। 20 से लगभग 20% या 20 से 25% के मध्य में जो है आपको इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। कानूनी कारक की अगर बात करें तो कानूनी कारक भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। देश का न्यायिक तंत्र शीघ्र तथा स्पष्ट न्याय प्रदान करता है तो प्रशासन में नैतिकता की स्थिति मजबूत होती है, ठीक है। यदि न्याय जल्दी मिल जाता तो आदमी का विश्वास बढ़ जाता है कि चलो कुछ भी हो प्रक्रिया, अगर कोई अधिकारी गलत करता है, कोई राजनेता गलत करता है, लेकिन जब हम न्याय के स्तर पर पहुँचते हैं तो हमें न्याय मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, प्रशासन और जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें फिर से विश्वास जनता का जागता है और इससे क्या होता है, जन सहभागिता बढ़ती है। मतलब लोगों की जो सहभागिता है वो संविधान में बढ़ती है, लोकतंत्र में बढ़ती है। इससे सहभागी लोकतंत्र का विकास होता है।
इसके विपरीत स्थिति में क्या होता है, यदि भ्रष्टाचार करने वाले साक्ष्यों के अभाव में छूट जाते हैं या फिर न्याय मिलने में जो है देरी हो जाती है, लगभग 50 वर्ष या उससे अधिक का समय लग जाता है, तो अनैतिक कार्य करने वालों को एक तरफ तो बल मिलता है, दूसरी तरफ जो नैतिक पक्ष है उसका मनोबल टूटता है। उदाहरण के लिए 2G घोटाला, इसमें सीबीआई एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे ये बंद पिंजरे में तोता भी कह दिया। ठीक है, राम रहीम केस में भी देखा गया कि जो पीड़ित पक्ष है उनको लंबा संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद में उनको जो है न्याय मिल पाया। इससे प्रशासन और न्याय व्यवस्था में जनविश्वास कम हो जाता है और जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो लोगों का विश्वास न्यायपालिका पर, प्रशासन पर, ठीक है, लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं कम होता है और न्याय में देरी जो है पीड़ित पक्ष के लिए दंड के समान ही होती है। राजनीतिक कारक, राजनीतिक कारक कैसे जिम्मेदार हैं इनके लिए? हम राजनीतिक कारक में राजनीतिक तंत्र देखते हैं। तो राजनीतिक तंत्र में हम प्रजातंत्र की बात करें, प्रजातंत्र में क्या होता है, जैसे अपने यहाँ क्या है प्रजातंत्र है, तो लोगों के पास में मतलब व्यक्ति के पास, व्यक्ति सर्वोपरि होता है, व्यक्ति के पास में शक्ति निहित होती है, चाहे वो प्रशासक हो, चाहे राजनेता हो, ठीक है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री, वो किससे साथ जो शक्ति प्राप्त करते हैं, वो व्यक्ति से, नागरिकों से शक्ति प्राप्त करते हैं। राजतंत्र, राजतंत्र में राजा सर्वोपरि होता है, राजाज्ञा ही सर्वोपरि होती है। संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र जैसे कि ब्रिटेन में, ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें होती है, पार्लियामेंट भी होती है और राजा भी होता है। हालांकि आज देखें तो सिंबॉलिक तौर पर ही जो है राजा मौजूद हैं, पर पहले ऐसा होता था कि कुछ शक्तियाँ राजा के पास होती थी, बाकी जो है लोगों को जो वेलफेयर है या उनको सर्विसेज हैं, प्रशासन संबंधी जो अधिकार किसको दे गए थे, पार्लियामेंट को दे दिए गए थे। केंद्रीकृत, केंद्रीकृत में ये होता है कि जैसे अमेरिका की व्यवस्था है, यहाँ पर जो है राष्ट्रपति को जो है शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, वो अपने अनुसार निर्णय ले सकता है राष्ट्र के हित में, तो वो केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, जैसे ही हमारी यहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें विकेंद्रीकरण मतलब हमारे यहाँ दो पालिकाएँ हैं, एक तो संसद हो गई जो केंद्र स्तर पर है, दूसरी विधायिकाएँ जो होगी, विधानसभाएँ जो हो गई या विधानमंडल हो गए वो राज्य स्तर पर हो गए। फिर तीसरे भी हमने स्थापित किए 73वां 74वां संविधान संशोधन किया उसके लिए, और हमने जो नगरीय पंचायतें और ग्राम पंचायतों की स्थापना की है ताकि लोगों को अधिकार दिए जाएँ, वो अपने अनुसार शासन कर सकें, स्वशासन की स्थापना की जा सके। फिर इससे एक तो हो गया राजनीतिक तंत्र किस प्रकार से जो है मूल्यों को प्रभावित करता है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा कि यहाँ पर लोकतंत्र हो गया, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, और राजतंत्र में क्या हो गया, राजा सर्वोपरि है, तो उसके अनुसार नैतिक मूल्यों का विकास होता है। फिर हम देखते हैं भारतीय लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार युक्त चुनावी व्यवस्था, तो ये जो भ्रष्टाचार युक्त चुनावी व्यवस्था ये भी कहीं ना कहीं जो है नैतिक मूल्यों को डाइल्यूट करती है, उनको कमज़ोर करती है, ठीक है। एंड इसके साथ में राजनीतिक अपराधीकरण, आज हम देखते हैं कि हमारा जो 43% जो राजनेता हैं वो लगभग अपराधीकरण प्रवृत्ति के, उन पर कोई ना कोई चार्जेस हैं, कोई ना कोई केस है और उस पर सीरियस केस हैं, उसके बावजूद वो पार्लियामेंट में चुन के गए हैं, संसद में चुन के पहुँचे हैं। तो राजनीतिक जो अपराधीकरण हो रहा है उससे भी नैतिक मूल्य कहीं ना कहीं समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रशासनिक जो व्यवस्था उस पर दबाव बनाते हैं अपने कार्यों को करवाने के लिए। राजनीतिक और प्रशासनिक गठजोड़ भी देखने को मिल रहा है। अब जब चूँकि इतना ज़्यादा अपराधीकरण हो जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रशासक भी दबाव में होंगे और वो मजबूर होंगे कि उनके साथ में गठबंधन कर लें, मतलब उनके साथ में मिलजुल के कार्य करें ताकि उनका स्थानांतरण भी ना हो, उनकी जॉब भी स्वतंत्रतापूर्वक चलती रहे, और फिर उनको संरक्षण मिल जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और करप्शन में लिप्त हो जाते हैं। फिर क्रोनो कैपिटलिज्म वास्तविकता में एक बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारा जो राजनीतिक वर्ग है, जो हमारा नेता हैं और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, वो इन दोनों की जो गतिविधियां उनको मिला के हम क्रोनो कैपिटलिज्म में कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो उद्योगपति हैं वो एक दबाव समूह की तरह कार्य करते हैं और ये क्या करते हैं, अपने अनुसार जो है नीतियों को मैनिपुलेट करवाते हैं, मतलब अपने पक्ष में नीतियों को बनवाते हैं जो पूंजीपति वर्ग है। इस कारण से क्रोनो कैपिटलिज्म के लिए दो चीज़ें जिम्मेदार हैं। एक तो जो हमारी अस्थायी सरकारें हैं, जो गठबंधन की जो सरकारें आई वो उसके लिए जिम्मेदार है। उसके बाद में राजनीति का जो अपराधीकरण है वो इसके लिए जिम्मेदार है। आर्थिक कारक में हम बात करें तो
अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्रों की अगर बात करें तो इन राष्ट्रों में लोगों के संसाधनों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि इन राष्ट्रों में एक तो संसाधन हैं तो उनका जो है उनके संसाधन के निष्कर्षण के लिए जो है मशीनरी नहीं है, अन्य संसाधन नहीं, जिस कारण से इस संसाधन के रूप में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और जब संसाधनों की कमी होगी और जनसंख्या ज़्यादा होगी तो जनसंख्या को क्या करना पड़ेगा, लोगों को खुद के लिए जो जीवन के लिए संसाधन आवश्यक उनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो ऐसे में इनसे हम कैसे नैतिक मूल्यों की अपेक्षा कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है तब आय असमानता, गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक जड़ता विद्यमान है। आय असमानता भी विद्यमान होगी, गरीबी भी विद्यमान और सामाजिक जड़ता भी विद्यमान है। तब इसका परिणाम क्या निकलता है कि लोगों में नैतिकता की अपेक्षा करना बेईमानी है। ऐसे में प्रशासन के नैतिक होने की पर्याप्त जो अनैतिक होने के जो प्रशासन है उसको पर्याप्त अवसर मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो अशिक्षित वर्ग है, गरीब वर्ग है, और दूसरी तरफ जो प्रशासक है वो वेल एजुकेटेड है, ठीक है, उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं, जवाबदेही लेने वाला नहीं है, सोशल अकाउंटिंग नहीं हो रही है। तब इसमें क्या होगा, प्रशासक वर्ग एक तो आलसी हो जाएगा और जो योजना है उनको सही से क्रियान्वित नहीं करेगा, वो संवेदनशील नहीं रहेगा और वो स्वयं भी भ्रष्टाचारी हो जाएगा, ठीक है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी। भारतीय प्रशासन में सामान्य नैतिक समस्याएं। तो भारतीय प्रशासन में सामान्य नैतिक समस्या हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। एक तो है अभिजात वर्ग का उदय, जैसे आईएएस आईपीएस जो दबाए समूह है वो उभर के आया सामने, और ये तब से ही उपनिवेशिक काल से ही समान जो है उभर के आया। इवन हमने देखा कि जो नेहरू थे उन्होंने 1964 में ये कहा भी था कि मैं इस रूप में असफल रहा कि मैं जो भारतीय जो प्रशासक हैं, जो हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था उसको बदलने में मैं असफल रहा। इसके बाद में 1900 शक्ति का जो ढांचा है वो भी विषमतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर के जो हाईएस्ट ऑफिसर हैं, जो आईपीएस हैं, आईएएस हैं या जो सचिव स्तर है, वहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण बहुत अधिक है। इसमें अगर नीचे निचले वर्ग का कोई ऑफिसर है वो पहुँचता भी है चुनकर, तो वो ईमानदारी से कार्य करना भी चाहता है, तो वो इनके शक्तियों के चलते जो ऊपर का वर्ग है वो उसको कार्य नहीं करने देता है, और वो भी एक तरीके से इस व्यवस्था का अंग बन जाता है। फिर 1967 में जो है इंदिरा गांधी ने भी कहा कि नौकरशाही और जो राजनीति है वो एक दूसरे से तटस्थ नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नौकरशाही के कारण में राजनीतिक दबाव भी अत्यधिक हो गया है। दो प्रमुख कारण हैं, एक तो गठबंधन सरकार और दूसरा क्रोनी पूंजीवाद। उचित संस्कृति का अभाव भी है, जैसे दंड और प्रोत्साहन का अभाव। अच्छा कार्य करने पर प्रोत्साहन की व्यवस्था नहीं है और बुरा कार्य करने पर दंड का जो है उसको भय भी नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर किसी ने करप्शन कर लिया तो करप्शन के बाद में उसका जो धन है उसको फिर से संचित नहीं किया जाता, उसको रिकवर नहीं किया जाता है। स्पष्ट आचरण संहिता का अभाव है, मतलब जो आचरण संहिता किस तरीके से एक प्रशासक को व्यवहार करना चाहिए और अगर नहीं करने पर क्या दंड की व्यवस्था, इन संबंध में कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। पारदर्शिता की कमी है। हालांकि हम आज जो है ई गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता की ओर जो है हम कदम बढ़ाए हैं, लेकिन अभी भी जो है पारदर्शिता पूर्ण रूप से सुनिश्चित नहीं है। जवाबदेही सुनिश्चित नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई ढांचा नहीं है ना। सोशल अकाउंटिंग नहीं होती है और जो नीतियों का क्रियान्वयन वो इससे आधार पर देख लिया जाता है कि पैसा कितना खर्च कर दिया गया है, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, क्या हमने सही से क्रियान्वयन किया, जिसका परिणाम क्या उस आधार पर आकलन नहीं होता है। फिर विसल ब्लोअर की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। जो लोग जैसे सत्येंद्र नाथ की हमने बात की है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा की गारंटी नहीं दी गई। जो 2011 का एक्ट है उसमें भी कि विसल ब्लोअर को सुरक्षा कैसे दी जाएगी। विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामाजिक न्याय के मुद्दे पर गहरे मतभेद देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए आरक्षण, यहाँ पर दो वर्ग पहुँच जाते हैं, जैसे जो निम्न तबका है वो भी आज वहाँ पहुँच गया है, और उसके साथ में जो पहले से वहाँ मौजूद वर्ग है वो भी, तो इनमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन अपने अपने ग्रुप बन जाते हैं, और ये जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे से जो सामंजस्य के साथ कार्य नहीं करते हैं, जिसके कारण से प्रशासनिक जो क्षमता है उसमें कमी आती है। अधिकारियों का स्थानांतरण भी एक बड़ी समस्या है। एक तो हमारे पास में एक तो प्रशासनिक जो मशीनरी है वो कमज़ोर है, और उसके साथ में जो कार्य क्षमता है, जब तक वो अधिकारी एक साल में समझ पाता है कि इस डिपार्टमेंट से मुझे कार्य किस तरीके से करना, उससे पहले ही उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। भ्रष्टाचार सिविल मामलों में आता है, ठीक है, इस कारण से उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, इसलिए भय नहीं है इसका कि हम भ्रष्टाचार करेंगे भी तो कोई भी ज़्यादा कार्रवाई से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। न्याय में भी 10 से 20 साल लग जाते हैं, जो पूरी संपत्ति जब्त भी नहीं होती। तो ये सब समस्याएँ जो है किसमें, भारतीय प्रशासन में। सुधार हेतु द्वितीय प्रशासनिक सुधार की सिफारिशें भी हैं। क्या सिफारिशें? प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए,
विशेषाधिकार जो शक्तियां हैं उनको कहीं ना कहीं कम कर दिया जाए, स्थानांतरण कम समय में ना हो, बिना कारणों का स्थानांतरण ना हो। एससी ने भी इस समय में जो है केंद्र सरकार को गाइडलाइन बनाने के लिए कहा, दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। ठीक है, फिर ई प्रशासन की स्थापना की जाए, इस संबंध में भी जो है द्वितीय प्रशासनिक सुधार ने सलाह दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार इस संबंध में कहा है कि इस संबंध में गाइडलाइन तय की जाए, क्योंकि जैसे हम अशोक खेमका के मामले में देखते हैं उनका बार बार स्थानांतरण अभी तक किया जा रहा है। ऐसे कई आईएएस हैं जिनका स्थानांतरण कर दिया जाता है जो अच्छा काम करते हैं, तो ज़रूरी है कि उनको वहाँ रहने दिया जाए, वो एटलीस्ट कम से 2 से 2.5 साल तक वो अपने पद पर उस स्थान पर बने रहें और वो उस कार्य को संभाल सकें। धन्यवाद। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको